गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय सम्मिलित होते हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इतिहास पार्ट के अंतर्गत हम लोग आज 7वें अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के विषय में पढ़ेंगे। और हम लोग इतिहास में आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब इतिहास ख़त्म होने वाला है। इतिहास में 8 चैप्टर हैं। इतिहास के अंतर्गत मात्र 8 चैप्टर हैं, जिसमें से कि हम आज 7वां शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग शुरुआत में छपी किताबों के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव क्या थे। हमें यह भी जानकारी होगा कि 19वीं सदी में मुद्रण प्रणाली क्या थी, मतलब किस प्रकार से मुद्रण का कार्य किया जाता था। और अध्याय के अंत में हम प्रकाशन के नए रूप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन में, यानी वर्तमान समय में, मुद्रण प्रणाली द्वारा क्या परिवर्तन आया और मुद्रण प्रणाली का इतिहास क्या था, इस पर हम शुरू में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, मुद्रित या छपी हुई सामग्री, मुद्रण का मतलब होता है छापना, छपाई। छपाई को हम क्या बोलते हैं? मुद्रण बोला जाता है। और छपाई की संस्कृति, यानी छपाई कब से आरंभ हुई, किस प्रकार आरंभ हुई, किस देश में आरंभ हुई, इसके विषय में हम विस्तृत रूप से इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बच्चों, मुद्रित या छपी हुई सामग्री हमारे चारों ओर पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, किताबों, थिएटर कार्यक्रमों, कैलेंडर, विज्ञापन, डायरी, सिनेमा और पोस्टर आदि में उपलब्ध हो सकता है। तब चारों तरफ हमारे छपी हुई सामग्रियाँ विराजमान हैं। चाहे वह आप कैलेंडर को देख लीजिए, किसी पोस्टर को देख लीजिए। तो हम कहीं भी निगाह दौड़ाते हैं, आप अपने कमरे में, एक छोटे से कमरे में जिसमें आप रहती हैं, अगर उसमें निगाह दौड़ाएं तो आपको अनेकों छपी हुई चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ तक कि आप दैनिक जीवन में जो वस्तुएं खाती हैं, उसके रैपर पर भी छपाई की जाती है, जिससे कि आप यह समझ जाती हैं कि यह चिप्स है, यह कुरकुरे है, यह टॉफ़ी है, यह इस कंपनी का है, इस कंपनी की बिस्किट है। तो आप कैसे समझते हैं? बिस्कुट तो बिस्किट, लेकिन पैकेट बंद है, पैकेट के ऊपर छपाई की गई है, कंपनी का नाम छपा है, तभी ना आप समझ पाती हैं कि यह किस कंपनी का बिस्किट है। जैसे पार्ले है, मोनाको है, या अन्य किसी कंपनी का है। इसी तरह से टॉफ़ियों को देख करके आप पकड़ लेती हैं कि 5 स्टार है, कि डेरी मिल्क है, कि नींबू मस्ती है, कि कुरकुरे में चिप्स है, टॉफ़ी है, टेढ़े मेढ़े है, क्या क्या दुनिया भर का जो पैकेट बंद चीज़ आप लोग डेली खाती हैं। तो उसको आप कैसे पहचानती हैं बच्चों? उस पर की गई छपाई के द्वारा ही पहचानती हैं। उस पर लिखा रहता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है कि हाँ ये चीज़ है और इसमें ये चीज़ें मिल कर के बनाई गई हैं। उसका प्राइस लिखा रहता है, जिससे आपको पता चलता है कि यह वस्तु कितने की मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज की दुनिया में, यानी वर्तमान समय में, छपी हुई सामग्री के बगैर हम दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बच्चों, जो किताब हम पढ़ते हैं वो क्या है? छपी हुई है।
पत्र पत्रिकाएँ, जैसा कि अभी हमने बताया कि पत्र पत्रिकाएँ, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन, सिनेमा सब कुछ क्या है, छपा हुआ है और यह आधुनिक जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। तो अगर हम लोग कल्पना करें कि मुद्रण संस्कृति का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहीं आदिम युग में चले जाएंगे। तो बच्चों, ये मुद्रण के आने से सामाजिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति में बदलाव हुआ। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कागज़ का निर्माण करता देश चीन है। तो जब कागज़ का निर्माण किया तो छपाई, आप कल्पना कर सकते हो कि छपाई भी वहीं प्रारंभ किया होगा, यानी चीन द्वारा। और चीन, जापान और कोरिया, ये तीनों पड़ोसी देश हैं। तो इन्हीं के द्वारा, यानी चीन, जापान और कोरिया द्वारा सर्वप्रथम मुद्रण संस्कृति का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग किया गया। और 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ यानी लकड़ी के ब्लॉक या तख्ती पर, लकड़ी के यानी काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी। तो बच्चों, किस प्रकार से मुद्रण संस्कृति का आरंभ हुआ, छपाई का आरंभ हुआ और किस देश में हुआ, इस पर हम पुनः प्रकाश डाल दे रहे हैं। तो बच्चों, कब हुआ, 594 ईस्वी में चीन, कोरिया और जापान में मुद्रण संस्कृति का प्रारंभ हुआ, यानी छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ। शुरू में चीन में स्याही लगे काठ यानी लकड़ी के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। मतलब जो काठ की तख्ती होती थी उस पर कागज को रगड़ करके किताबें छापी जाती थी। अभी हम चित्र द्वारा इसको दिखाएंगे। तो जैसे अब ये क्या है, ये छापी हुई चीज़ है और इसी को पढ़ करके हम जान जाते हैं कि यह एक क्रीम है और क्रीम का नाम जान जाते हैं क्या, ऑफलोक्सिन। और इसी तरह से ये दवा जो है इस पर छापा गया है, तो इसके नाम को हम जान जाते हैं, इसके प्राइस को जान जाते हैं और कब छपाई की गई है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, यह सब हम किसके द्वारा मालूम करते हैं बच्चों, इस पर छपी हुई डेट के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग डेट के द्वारा यह पता चलता है कि यह चीज़ कब बनाई गई और कब एक्सपायर होगी। ये जो डेट लिखा रहता है इसी से पता चलता है। और कापियों पर भी छपा रहता है। अब जैसे ये कापी है, अब इस पर क्या लिखा हुआ है, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, यानी हम समझ जाएंगे इसको देख करके कि यह कापी पंचायत विभाग के लिए छापी गई है। दिशा निर्देश होगा इसमें पंचायत विभाग के लिए, पंचायत, और यह संसद उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन है और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चित्र है। तो इस तरह से जब हम कोई चीज़ देखते हैं छपी हुई तो हमें मालूम हो जाता है कि यह कौन सा व्यक्ति है, कौन सी वस्तु है और किस डिपार्टमेंट से संबंधित है और किस चीज़ में इस्तेमाल की जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सभी चीज़ें जो भी हम प्रयुक्त करते हैं उस पर छपाई
हुई रहती है और उसी के द्वारा हम यह समझ जाते हैं कि यह चीज़ इस चीज़ में इस्तेमाल की जाएगी। अब जैसे विभिन्न पैकेट बंद वस्तुएं हैं, मसाले हैं विभिन्न तरह के, जैसे छोला मसाला है, सब्जी मसाला है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है। अगर उस पर लिखा नहीं रहता तो क्या होता, हम किसी चीज़ के स्थान पर दूसरी चीज़ का प्रयोग कर लेते। ये तो आम चीज़ें हैं जिसको हम डेली इस्तेमाल करते हैं, इससे परिचित हैं। लेकिन किचन में विभिन्न प्रकार की आधुनिक जो पाक शैली सामने आई है, उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मसालों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार के केचप का प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, उस पर लिखे गए, छापे गए दिशा निर्देश से ही पहचानते हैं कि यह चीज़ इसमें डाली जाएगी और इस चीज़ का यह नाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आधुनिक जीवन में मुद्रण शैली का विशेष महत्व है। अब शुरुआती छपी किताबों के विषय में बात करते हैं। तो बच्चों, शुरुआत में छपी किताबें, जैसा कि अभी हमने बताया था, ये देखिए इस चित्र में, ये क्या है, कागज़ है और ये लकड़ी का, काठ का बना हुआ, जैसे आयरन करती हैं आप लोग, मशीन रहता है आयरन का, उसी तरह से क्या है, ये लकड़ी का बना हुआ है। जैसे सुनार लोग या पेंटर लोग डिज़ाइन बनाने के लिए, या जैसे मुहर आप देखी होंगी, उस पर कुछ लिखा रहता है, उसमें स्याही लगा करके क्या होता है, ऐसे ठप्पा मार दिया जाता है तो वो चीज़ छप जाती है। तो यहाँ पर क्या होता था कि काठ का जो ये इस टाइप का बनाया जाता था, बॉक्स टाइप का, उसमें डिज़ाइन बनी रहती थी, जो भी लिखना होता था उस टाइप का, और उसको कागज़ पर ऐसे ऐसे घिस दिया जाता था। ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये क्या किया जा रहा है, घिसा जा रहा है और इससे ये डिज़ाइन बन जा रही है। अब इसी के बीच में क्या होता था, लिखाई होती थी, यानी जो सुंदर लिखने वाला होता था व्यक्ति, जिसकी राइटिंग अच्छी होती थी, वह फिर इस कापियों पर, कागज़ पर लिखाई का कार्य करता था। तो अब हम शुरुआत में छपी किताबें के विषय में पढ़ेंगे। मुद्रण तकनीक सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने बताया, कहाँ आई थी, 594 ईस्वी में चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। और किस प्रकार विकसित हुई, अभी चित्र द्वारा आपको दिखाया हमने कि कागज़ को मोड़कर किताबें छापी जाने लगी। कहाँ पर, चीन में। और काठ के ब्लॉक या फिर तख्ती पर कागज़ को मोड़ करके, घिस करके छपाई की जाती थी। और चीन में इस छपाई की शैली को एकॉर्डियन शैली के नाम से जाना जाता था। इसे क्या बोलते थे, एकॉर्डियन शैली। एकॉर्डियन शैली में क्या होता था कि किताबों के किनारे, जैसे ये कागज़ है तो इसका किनारा ऐसे मोड़ दिया और फिर इसको क्या किया जाता था, दोनों तरफ से मोड़ दिया जाता था, फिर इसको सिल दिया जाता था, क्योंकि कागज़ पतला होता था। और छेद छेद, जैसे आप डिज़ाइन की बुक को लेती होंगी तो उसमें क्या करती हैं, कोई कलर ले करके कपड़े में बांध करके फिर उस पर जो छेद छेद डिज़ाइन जिस चीज़ की बनी रहती है उसे ऐसे कलर करती हैं और फिर नीचे जिस कपड़े पर छापना होता है या जिस पेज पर छापना होता है वो डिज़ाइन बन जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर काठ में डिज़ाइन बनी होती थी और उसको फिर कागज़ पर ऐसे दबा दिया जाता था, ऐसे ऐसे रगड़ दिया जाता था तो वो डिज़ाइन बन जाती थी और उसी पर फिर सुलेख टाइप का लिखा जाता था। तो इसमें क्या अभी बताया हमने कि कागज़ के किनारों को मोड़ दिया जाता था और फिर सिल करके सिल दिए जाते थे, क्योंकि कागज़ पतले और छिद्रित होते थे। छिद्रित यानी छेद करके कागज़ को छेद कर दिया जाता था कागज़ में। और इसके बाद किताबों में सुलेख या नया खुशनवीसी मतलब सुंदर लिखने वाले, करने वाले दक्ष सुलेख ही होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में कलात्मक लिखाई करते थे। यानी फिर जो डिज़ाइन बनी रहती थी उसी को सुंदर अक्षरों में लिखने वाले लोग, जो दक्ष होते थे, सुंदर लिखने में दक्ष होते थे, सुडौल लिखने वाले होते थे, वो लोग लिखते थे। और चीन लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का बड़ा उत्पादक था।
यानी चीन में ही कागज़ का उत्पादन हुआ था, तो छपाई चीन में प्रारंभ हुई, कोरिया और जापान में भी हुई थी। लेकिन चीन जो है लंबे समय तक विश्व में बड़ा उत्पादक था, किसका? मुद्रण सामग्री का। और चीन पहला देश था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि चीन में ही सिविल सर्विस सेवाएं आयोजित की गई थी, क्योंकि चीन की जनसंख्या शुरू से अधिक रही है और चीन में सिविल सर्विस सेवाओं का आयोजन किया जाता था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर किताबें छापी जाती थी। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे छपी किताबों की मात्रा में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी हुई और पढ़ना एक फैशन बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि पढ़ना फैशन बन गया। व्यापारी अपने रोज़मर्रा के कारोबार के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। अब व्यापारी क्या करते हैं? लेखा जोखा रखते हैं, यानी खाता बही, तो इसके लिए इस्तेमाल करने लगे मुद्रण सामग्री का। और काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, नाटक, ये सब भी लोग पढ़ने लगे। और अमीर और संभ्रांत घरों की महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। यानी जैसे जैसे किताबें छपनी शुरू हुई, वैसे वैसे पाठक वर्ग भी बढ़ता चला गया बच्चों। और महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और स्वरचित काव्य और नाटक भी छपवाए। स्वरचित मतलब अपने द्वारा लिखे गए नाटक और काव्य को महिलाओं ने भी छपवाना शुरू कर दिया। अब आप दूसरे चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या हो रहा है? ये कागज़ है और बीच में क्या है? एक मशीन रखी हुई है, जैसे सिलाई मशीन की तरह। और फिर कागज़ देख रही हैं आप, पीछे की तरफ लटका हुआ है और आगे की तरफ, यानी आधा भाग पीछे आधा भाग आगे। तो इसको दबा करके ये छपाई की जा रही है। मतलब थोड़ी और मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ। पहले घिस करके लिखा जाता था, अब इस टाइप का जो है मशीन बना लिया गया और उस पर कागज़ को दबा करके लिखा जाने लगा। इसी को एकॉर्डियन शैली कहा जाता है। और ये कागज़ का देख रही हैं आप, किनारे का हिस्सा मुड़ा हुआ है और मोड़ करके इसको सिला गया है। तो ये एकॉर्डियन शैली में बनाई जाती है, जो कि क्या है? चीनी किताब है। और फिर यूरोप में मुद्रण का आना। तो शुरुआती, अब फिर से प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों, कि शुरुआती छपी किताबें, पारंपरिक चीनी किताबें जो थी, किस शैली में छापी गई? एकॉर्डियन शैली में। और इसमें क्या होता था? किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। तो किताबें क्या होती थी? पहले कागज़ के किनारों को मोड़ दिया जाता था और उसको सिल दिया जाता था, फिर उस पर छपाई की जाती थी। और जो सुंदर लिखने वाले होते थे वो इस पर लिखते थे, यानी कि पांडुलिपियों की तरह लिखाई होती थी, यानी हाथ से लिखी जाती थी। पुस्तकें जो बनती थी वो कलात्मक होती थी और हाथ से लिखी जाती थी। लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था और चीन में सिविल सर्विस के लिए भी परीक्षाओं के माध्यम से अपने कर्मियों की नियुक्ति की जाती थी। इसलिए शाही राज्य के प्रयोजन के अंतर्गत चीन में बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण किया जाता था, यानी छपाई की जाती थी। तो सबसे पहले हम चीन में मुद्रण पर प्रकाश डालते हैं कि किस प्रकार चीन में मुद्रण प्रणाली का विकास हुआ। तो बच्चों 17वीं शताब्दी तक चीन में शहरी संस्कृति के विकास की मुद्रण कला, क्या हुआ था कि शहरी संस्कृति के विकास की मुद्रण कला का जन्म हो चुका था। कब? 17वीं शताब्दी में। और
और इसी के साथ क्या हुआ था कि मुद्रण कला में विविधता मतलब विभिन्न प्रकार से छपाई करने का वो नया नया तरीका भी सामने आया और नए पाठक वर्ग के काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक सबके पसंदीदा किताबें बन गई। तो क्या हुआ बच्चों कि जब ये पसंदीदा किताबें बन गई तो सबकी पसंदीदा जो किताबें हुई तो 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का भी आयात होने लगा। 19वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ, मुद्रण संस्कृति में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। और किस प्रकार हुआ ये आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूरोप में मुद्रण का आना। तो पहले चैप्टर के अंतर्गत हम आप लोगों को बता चुके हैं कि रेशम मार्ग या सिल्क रूट जिसके द्वारा यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार होता था, उस मार्ग को रेशम मार्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस मार्ग द्वारा रेशम का अत्यधिक आयात निर्यात किया जाता था। तो केवल चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग द्वारा यूरोप में नहीं आते जाते थे, बल्कि चीनी कागज़ भी 11वीं सदी तक यूरोप में पहुंच गया। व्यापारियों के साथ जो व्यापारी यूरोप से चीन में रेशम मार्ग के द्वारा अपने सामान का आयात निर्यात करते थे बच्चों, उनके साथ क्या हुआ कि यूरोप में कागज़ भी पहुंच गया और कागज़ ने कातिबों एवं मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बना दिया। यानी कि कागज़ के पहुंचने के बाद क्या हुआ, छपाई शुरू हो गई। और 1295 में महान खोजी यात्री मार्को पोलो ने कौन सी मशीन बनाई थी, कुतुबनुमा का आविष्कारक मार्को पोलो को माना जाता है। कुतुबनुमा किसे कहते हैं, आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र होता है जो घड़ी के टाइप का होता है, जो दिशा समुद्र में जब नाविक चलते हैं तो वो दिशा का ज्ञान कराता है, उसी को कुतुबनुमा कहा जाता है। उसका आविष्कारक मार्को पोलो था। तो यह चीन गया था, इटली का रहने वाला था, चीन गया था और चीन से जब वापस इटली आया तो वह अपने साथ वहाँ की वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई जो होती थी चीन में, जिसके विषय में अभी हमने जिक्र किया था, तो वुड ब्लॉक वाली छपाई का ज्ञान अपने साथ कहाँ ले गया, यूरोप ले गया। और इटली में तख्ती की छपाई से किताबें निकलने लगीं। यानी कि यूरोप में मार्को पोलो द्वारा चीन से मुद्रण संस्कृति पहुंची और उसी ढंग से इटली में भी छपाई का कार्य यानी वुड ब्लॉक द्वारा छपाई का कार्य आरंभ हो गया। इसके बाद जल्द ही यह तकनीकी इटली से पूरे यूरोप में फैल गई, लेकिन वहाँ का अमीर व कुलीन वर्ग मुद्रित किताबों को बड़े ही घृणा की दृष्टि से देखता था। क्यों? क्योंकि ये किताबें जो छापी जाती थी सस्ती होती थी और अश्लील मानी जाती थी। किसके द्वारा बच्चों? जो अमीर वर्ग था, कुलीन वर्ग था, वह
ये कागज़ पर छपी हुई किताबों को अश्लील मानता था, सस्ती मानता था और बड़े ही हेय दृष्टि से देखता था। इस वर्ग के लिए बेशकीमती बेलमया यानी चर्मपत्र पर ही किताबें छपती थी। चर्म यानी चमड़े का कागज़ टाइप का बनाया जाता था, उसी पर छपाई की जाती थी। किसके लिए? अमीर वर्ग के लिए। और व्यापारी और विद्यार्थी जो हैं सस्ती मुद्रित किताबें ही खरीदते थे। तो व्यापारी वर्ग और विद्यार्थी वर्ग जो वुड ब्लॉक प्रिंट से किताबें छापी जाती थी उसी को पढ़ता था, लेकिन अमीर वर्ग जो होता था वह चर्मपत्र पर किताबें जो छपती थी उससे पढ़ता था, उसको पढ़ता था। और किताबों की बढ़ती मांग के कारण यूरोप के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। मतलब केवल अपनी ज़रूरत की ही किताबें यूरोप में नहीं छपती थी बच्चों, बल्कि क्या हुआ कि यहाँ आप देख रही हैं चित्र में कई लोग किताबों को छापने में, रखने में और पैकिंग करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर यूरोप में वुड ब्लॉक द्वारा किताबों की छपाई की जाने लगी और केवल किताबें यूरोप की ही मांगों को पूर्ण करने के लिए नहीं छापी जाती थी, बल्कि इसका निर्यात भी किया जाने लगा। अब अमीर लोगों के साथ साथ पुस्तक विक्रेता भी सुलेख को रोजगार देने लगे, यानी यह एक रोजगार की तरह स्थापित हो गया। क्या बच्चों? मुद्रण संस्कृति। अब क्या हो गया? 17वीं शताब्दी आते आते एक रोजगार बन गया और हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी जाने वाली पांडुलिपियों का सर्कुलेशन अब सीमित हो गया। यानी जो हाथ से लिखी जाती थी किताबें, अब उनका लिखना बहुत कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई किताबें बड़ी नाजुक होती थी और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना बड़ा कठिन होता था और उनका रखरखाव भी बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि ये किताबें नाजुक होती थी, इसलिए बहुत ही जल्दी इनके पेज ख़राब हो जाते थे और इनकी लिखावट भी उखड़ जाती थी। तो किताबों की मांग जो है अबाध रूप से बढ़ने लगी और फिर क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल कर कपड़े, ताश के पत्ते, धार्मिक चित्र, टिप्पणियों के साथ छापे जा रहे थे। लेकिन अब इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीकी की ज़रूरत थी। तो ऐसी तकनीकी का आविष्कार 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने किया। यानी पहली मुद्रण मशीन का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने 1430 ईस्वी में, यानी 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग द्वारा पहले छपाई मशीन का आविष्कार किया गया। ये आप इस चित्र में योहान गुटेनबर्ग जैतून से प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया। ये प्रिंटिंग प्रेस है, उसका मॉडल है और यहाँ गुटेनबर्ग खड़ा हुआ है। तो बच्चों, इस प्रकार गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण संस्कृति में परिवर्तन लाते हुए एक नए मशीन का आविष्कार किया गया। गुटेनबर्ग जो था वो एक व्यापारी का पुत्र था और बचपन से ही जैतून और शराब की प्रेस देखी थी और उसे पत्थरों पर पॉलिश करने की कला और सोने के जेवर बनाने में महारत हासिल थी। यानी सोने का जेवर बनाता था और पत्थरों पर पॉलिश किया करता था। तो उसने वुड ब्लॉक जो छपाई थी उस पर रिसर्च किया और एक मशीन बना दी। तो वह लीड के सांचे भी बनाता था जिसका इस्तेमाल सस्ते जेवर बनाने के काम में आता था।
तो पहले से क्या करता था कि जेवरात बनाने के लिए सांचे बनाया करता था, और इस तरह से उसने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया। किसमें किया बच्चों? जो जेवर बनाने के लिए वो लीड बनाया करता था, सांचे बनाया करते थे, उस ज्ञान का प्रयोग इसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में लगा दिया। उसने जैतून से प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया और सांचों का इस्तेमाल छापने के लिए, अक्षर बनाने के लिए किया। और 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की दुरुस्त कर लिया और सबसे पहले बाइबिल छापी। तो गुटेनबर्ग द्वारा सर्वप्रथम 1848 में प्रिंटिंग प्रेस का कार्य प्रारंभ किया गया और पहली छपी हुई यानी मुद्रित किताब कौन सी थी बच्चों? बाइबिल। यानी गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की। और 1450 और 1550 के बीच यानी 100 वर्षों के मध्य क्या हुआ कि यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए, जिससे यूरोप के बाज़ारों में 2 करोड़ किताबें छापी गईं, जो 17वीं शताब्दी तक बढ़ कर के 20 करोड़ हो गई। अब है अगला टॉपिक हमारा मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव। इसके पहले हम जो है विभिन्न देशों का, जैसा कि हम शुरू में जिक्र कर चुके हैं कि चीन, जापान और कोरिया में मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ। तो बच्चों अभी हम केवल चीन पर प्रकाश डाले हैं, अब हम जापान में मुद्रण तकनीकी पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि जापान में मुद्रण तकनीकी का प्रसार 767 और 770 ईस्वी में चीनी बौद्ध प्रचारकों के द्वारा हुआ। चीन में 594 ईस्वी में, तो जापान में कब हुआ? 767-68 से लेकर 770 के मध्य। और यहाँ पर बौद्ध प्रचारकों द्वारा मुद्रण संस्कृति का आविष्कार हुआ। डायमंड सूत्र जापान की सबसे पहली पुस्तक है। इस प्रकार से यूरोप में बाइबिल पहली पुस्तक बनी, मुद्रित पुस्तक, उसी प्रकार से जापान की जो पुस्तक है उसका नाम है बच्चों डायमंड सूत्र। यह जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जिसकी छपाई 868 ईस्वी में हुई थी। और मध्यकालीन जापान में कवियों और गद्य लेखकों के कार्य नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते थे और किताबें सस्ती एवं प्रचुर मात्रा में थी। दृश्य सामग्रियों की छपाई के कारण दिलचस्प प्रकाशन प्रथाओं का आगमन हुआ। तो ये था जापान में मुद्रण संस्कृति का आना। और यूरोप में मुद्रण संस्कृति के विषय में हम अभी भी बता चुके हैं, फिर से प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों कि यूरोप में मुद्रण संस्कृति किस प्रकार पहुंची। तो चीन से, जैसा कि अभी हमने बताया कि रेशम मार्ग द्वारा जो है यह यूरोप में पहुंची, जिसमें कि मार्को पोलो का विशेष योगदान था, जो कि इटली गया और अपने साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीकी को लेकर के गया। और इसी तकनीकी में सुधार करते हुए सर्वप्रथम 1430 ईस्वी में गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल तैयार किया गया और 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त कर लिया और पहली पुस्तक बाइबिल को छापा। तो इस प्रकार यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी वुड ब्लॉक का स्थान अब
प्रिंटिंग प्रेस ने ले लिया और वुड ब्लॉक की छपी गई किताबों को चीन में एकॉर्डिन, कौन सी शैली बच्चों, कई बार बोल चुके हैं हम, थोड़ा नाम कठिन है, एकॉर्डियन शैली के नाम से जाना जाता है। एकॉर्डियन शैली में क्या होता था कि कागज़ के किनारों को मोड़ करके सिल दिया जाता था और इसके बाद काठ के ब्लॉक से कागज़ पर काठ का ब्लॉक जो होता था उसको घिसा जाता था और इसके पश्चात उस पर छपाई की जाती थी। सुंदर लेखन करने वाले लोग का पेज को सजाने का कार्य करते थे, लिखने का कार्य करते थे। और अब है जो अगला टॉपिक हमारा, जिस पर हमें प्रकाश डालना था कि मुद्रण क्रांति और उसके प्रभाव। तो मुद्रण क्रांति का प्रभाव विश्व पर क्या पड़ा, इसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो मुद्रण का आविष्कार तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं थी। एकाएक बदलाव नहीं हुआ। एकाएक बदलाव को क्या कहते हैं, नाटकीय परिवर्तन कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले काठ से घिस करके किताबों की छपाई हुई, फिर उसमें परिवर्तन आया, हाथ से लिखा जाने लगा, फिर परिवर्तन आया, मशीनें बनी और फिर मशीनों से छपाई की जाने लगी और फिर उन मशीनों में भी परिवर्तन आएगा आगे चल कर के, उसके विषय में हम बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः मुद्रण संस्कृति जो है परिष्कृत होती चली गई। तो ये नाटकीय मोड़ नहीं था। पुस्तक उत्पादक के नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अब क्या हुआ कि इसके कारण जो किताबें छपने लगी बच्चों, इसके कारण सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उसका रिश्ता ही बदल गया। किसका, किताबों का। किससे, सूचना से। तब विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किताबों द्वारा तुरंत प्रसारित हो जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती हैं। पाठक वर्ग, नया नया पाठक वर्ग बनने लगा और इसी तरह से क्या हुआ बच्चों कि विभिन्न संस्थाएं स्थापित हो गई, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगी, छपाई कर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी किताबों को छपवाया, अपने विचारों को प्रसारित किया जाने लगा और साथ ही लोगों से विभिन्न संस्थाओं के रिश्ते भी जुड़ते चले गए और नया पाठक वर्ग तैयार हो गया। अब नया पाठक वर्ग कौन था, अगला टॉपिक हमारा क्या है, नया पाठक वर्ग। तो मुद्रण के आने के कारण एक नए पाठक वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि मुद्रण ने पुस्तकों की लागत कम कर दी। वो काठ से घिसने वाला जो छपाई होती थी या हाथ से लिखने वाली छपाई में काफ़ी समय लगता था और एक एक पेज की छपाई होती थी और मशीनों के द्वारा कई प्रतियां एक साथ छपने लगी, तो इसलिए बच्चों ये सस्ती पड़ती थी। जिस प्रकार से वस्त्र उद्योग आदि उद्योग प्रभावित हुए थे, ठीक उसी प्रकार से मुद्रण संस्कृति भी प्रभावित हुई कि क्या हुई, अब सस्ती हो गई और ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जो किताबें पढ़ नहीं सकते थे। जब किताबें महंगी होती थी तो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनके पहुंच के बाहर होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि किताबें सस्ती हो गई, प्रिंटिंग प्रेस के आने से किताबें सस्ती हो गई और ऐसे लोग पुस्तकों को पढ़ने से ज़्यादा सुनना पसंद करते थे, जो किताबों को नहीं खरीद सकते थे। जब किताबें महंगी थी तो लोग क्या करते थे कि किताबों को सुना करते थे, कुछ लोग पढ़ते थे और कुछ लोग बैठ करके सुनते थे। अब जब किताबें सस्ती हो गई तो लोग स्वतः किताब खरीद करके पढ़ना शुरू कर दिए। पुस्तक में गीत कहानियों को अधिकतर तस्वीरों के साथ छापना इनकी आवश्यकता एवं संतुष्टि की पूर्ति करता था। जब कम किताबें छपती थी, किताबें महंगी थी, तो उसमें बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे जिसको दिखा करके एक पढ़ने वाला कई लोगों को संतुष्ट करता था, कहानियाँ सुनाता था। किंतु अब क्या हुआ
सबकी किताबें सस्ती हो गईं और सभी लोग पढ़ने लगे। यहाँ तक कि महिलाएं भी किताबों को पढ़ना प्रारंभ कर दी। कोई उपन्यास का शौकीन हो गया तो कोई नाटक का शौकीन हुआ, कोई गीत संगीत का शौकीन हुआ। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की किताबें छपने लगी और विभिन्न प्रकार का पाठक वर्ग सामने आया। तो बच्चों, आज हम क्या क्या पढ़े, किस किस के विषय में जानकारी प्राप्त किए? मुद्रण संस्कृति, किस प्रकार मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ, किस प्रकार मुद्रण संस्कृति का प्रारंभ हुआ था और किस प्रकार परिष्कृत होकर के मुद्रण संस्कृति प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंची, और मुद्रण संस्कृति के माध्यम से समाज में किस प्रकार का पाठक वर्ग सामने आया। यहाँ तक आज हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।